आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पीवाईक्यू सीरीज का। हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 126 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंट टू। देखो सवाल को थोड़ा पढ़ने का तरीका ही आपको बहुत अच्छा करना है यहाँ पर इन क्वेश्चंस के थ्रू। रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहां पर कहना क्या चाहता है, आपके पास यहां पर क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यहां पर जो आपके पास OH माइनस है, ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। और ये जो अटैकिंग रिएजेंट आपके पास यहां पर दिया गया है, ये कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये OH माइनस कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को तलाश किसकी रही होगी, इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को तलाश रही होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसका मतलब सर जी, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा वो सभी क्या होंगे, इसके प्रति बहुत ही इच्छुक होंगे, बहुत ही अच्छे से इसके साथ रिएक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। और जहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा वहां पर रिएक्शंस नहीं हो रही होंगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको यहां पर दिमाग में रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करने वाली है। अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया है मिथाइल एसीटेट। एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं। मिथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एसीटेट आपको पता ही है, CH3COOH, और उसी का अगर मैं मतलब एसिटिक एसिड, उसी का अगर मैं एस्टर बना दूं तो इसी को हम बोल देंगे मिथाइल एसीटेट। वहीं पर डाइमिथाइल ईथर, इसका मतलब CH3 यहां पर आ जाएगा O, यहां पर आ जाएगा CH3। फिर है एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल का मतलब क्या हो जाएगा, CH3 यहां पर जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड यहां पर N। आपको कॉमन नेमिंग, आपको आईपैक नेमिंग, सभी तरह की नेमिंग का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और इसमें जितने भी नाम है वो सभी क्या है, कॉमन नाम है। और यदि आपको पहले से कॉमन नाम नहीं पता है तो आप इनके स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो आप वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखो। अगर आप इस वाले सेंटर की बात करो तो यहाँ पर ये वाला सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इसका मतलब जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से अटैक कर सकता है। और अगर आसानी से अटैक कर सकता है तो यहां पर कोई भी रेजिस्टेंट की बात नहीं होगी। रेजिस्टेंट मतलब रुकावट एक तरीके से, है ना, तो वो रुकावट यहां पर नहीं होने वाली। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर आसानी से रिएक्शन होगी और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। वहीं पर डाइमिथाइल ईथर की बात करें, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग केस है। जो ईथर है, ईथर वाले केस में यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब अगर आपने थोड़ी ईथर की केमिस्ट्री पढ़ी है, ईथर के बारे में जानकारी है, तो ईथर ही होता है जो न्यूक्लियोफाइल के प्रति अपनी रिएक्शन को नहीं दिखा रहा होता है। तो हमारे पास यहां पर आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, जहां तक नॉर्मली आपने वहां पर डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी होंगी कि ईथर की रिएक्शंस करवाने के लिए वहां पर कुछ एक्स्ट्रा हमें रिक्वायर्ड भी रही होती है कंडीशन। अब एसिटोनाइट्राइल देखो, यहां पर भी आपके पास अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी आपके पास पॉजिटिव सेंटर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर लेगा। ऐसे ही अगर मैं इस C डबल बॉन्डों की बात करता हूं तो यहां पर ये C कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो यहां पर भी आपके पास आसानी से अटैक हो जाएगा। बोलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। बस यही मैं यहां पर आपको सिखाना चाहता हूं। अब बात को जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि यहां पर आपके पास रिएक्शंस कैसी कैसी होने वाली हैं। तो यहां पर नॉर्मली सभी के पास यहां पर इस वाले केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाली है, इस वाले केस में क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, इस वाले केस में यहां पर लिविंग ग्रुप है, इस वाले केस में यहां पर लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर आपको हल्की सी पता होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री होनी चाहिए कि एक्चुअली रिएक्शन के पीछे की कहानी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तलाश होती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तलाश होती है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, गैमेक्सिन इज। देखो यार ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें तो आपको चीजें एज इट इज याद कर लेनी है। जो गैमेक्सिन होता है वो क्या होता है, BHC होता है। BHC बोले तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी को हम कहते हैं गैमेक्सिन। तो क्या आपको यहां पर कोई भी दिख रहा है? देखो ये तो आपके पास साफ साफ समझ में आ रहा है। इस वाले केस में इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारे पास यहां पर आंसर नहीं हो सकता। इस वाले केस में ये हमारे पास क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये भी आपके पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। इस वाले केस में देखो ये हो जाएगा आपके पास ब्रोमोबेंजीन। तो आपने अभी तक जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस देखे हैं उनमें से कोई भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और फाइनली नन ऑफ दिस में यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको चीजें रटी रटाई पूछी जाती हैं, याद की गई पूछी जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ये सब यूपी पीजीटी 2000 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो यहाँ पर एसिटिलीन की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एसिटिलीन यहाँ पर बना लेता हूँ। एसिटिलीन को किसको कहते हैं, इस तरीके से इसको कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन को जब पास किया जाता है किसके थ्रू, H2SO4 के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो आपको इस रिएक्शन को याद आ जाना चाहिए। ये रिएक्शन आपकी याद आ जानी चाहिए। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बनता है, क्या बनेगा उसकी बात करेंगे, लेकिन आखिरकार कौन सी रिएक्शन होती है इसकी बात की जाए थोड़ी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो एक्चुअली यहाँ पर आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस होती है। जब भी आपके पास ये क्या है, एल्कीन है, ये क्या है मतलब एल्काइन है, और जब भी आपके पास एल्काइन के सामने ऐसा रिएजेंट आ जाए तो हम बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का जुड़ना एक तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपके पास मार्कोनिकोफ रूल लगने वाला है। क्या लगने वाला है, मार्कोनिकोफ। किस में रूल लगेगा मार्कोनिकोफ, H+ और OH- में। अब क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है मेरे भाई, तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, याद करो मार्कोनिकोफ वाली बात। तो यहाँ पर आपने एक पाई बॉन्ड हटाया, जरा ध्यान से देखना, आपने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हटाया और आपने यहाँ पर 2 सिग्मा लगाया। कहीं पर भी H लगाओ, कहीं पर भी OH लगाओ। तो मान लो हमने यहाँ पर H लगा दिया, हमने यहाँ पर OH लगा दिया। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। जब भी आपके पास एल्काइन के सामने H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 आ जाए तो समझ जाना वहां पर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो रही है। पहली बात, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का मतलब होता है वाटर का जुड़ना। इस बात को आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लो, वाटर का जुड़ना, वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना। और वाटर का जुड़ना इसका मतलब बात समझ में आ रही होगी। एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगाया, एक जगह H लगाया, एक जगह OH लगाया है। इतना पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को। अब देखो ये जो स्टेप है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है जो सिखाने जा रहा हूं। अब यहां पर आपके पास क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। और टॉटोमेरिज्म की कहानी क्या होती है अगर देखने को बताएं तो ये वाली पोजीशन क्या होती है 1, ये वाली पोजीशन क्या होती है 2, ये होती है 3। तो यहां से ये वाला H उड़ता हुआ 3 पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। फिर से सुनो, ये उड़ता हुआ H 3 पे जाएगा थर्ड वाले कार्बन पर और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। पहले ये जो फॉर्म थी ये इनॉल फॉर्म थी, इसको हम क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म। उसके बाद यहां पर ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपके पास,
कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब मुझे बताओ आपके पास क्या ये ऑप्शन में दिया है, सबसे पहले बोला गया है ईथर, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कीटोन, क्या ये कीटोन नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। एसिटिक एसिड, अरे मेरे भाई एसिड तो बन ही रहा है यहाँ पर, एसिटिल्डिहाइड, यही वो ऑप्शन है जिसकी हमें तलाश थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसी को हम बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इस रिएक्शन का जो नाम होता है, जो एल्काइन जब H2SO4 HgSO4 के सामने आता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कराते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कुचरोव्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कुचरोव्स रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब सवाल कैसा बन सकता है, मान लो यदि आपके पास ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ये तो एसिटिलीन थी, तो एसिटिलीन के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पर एसिटिलीन के बारे में आपको तो यहाँ पर कहानी पता ही है, सबसे छोटी एल्काइन जो होती है उसी को हम एसिटिलीन कहते हैं। मान लो इसकी जगह अगर आपके पास यहाँ पर कुछ कहानी और होती, थोड़ी सी देखना जरा ध्यान से, और कहानी क्या होती है आपके पास, कुछ ऐसा देखने को मिलता आपको, हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात कर रहे हैं, हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस की बात कर रहे हैं। अगर इस बार ऐसा ना होता, आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन होती, बोले तो सर ऐसा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर CH, और यहाँ पर आपके पास क्या होता H2SO4, और यहाँ पर आपके पास क्या होता HgSO4। एक बात तो पक्की है, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है, तो यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड हटाना है, और पाई बॉन्ड हटाकर आपको 2 सिग्मा लगाना है। अब इस बार जो आपके पास OH जाएगा वो OH यहाँ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होता है, इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लो, जो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होता है वह हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल। और मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास जो नेगेटिव पार्ट है वह उस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है डबली बॉन्डेड कार्बन पर, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट OH और यहाँ पर H। और फाइनल स्टेप आपके पास क्या होने वाला है, फाइनल स्टेप वही टॉटोमरिज्म की कहानी, CH3 कैसे करवाओगे, ये वाला आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, थर्ड पर आप भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CH3, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से दिल और दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट सवाल की तरफ यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा है, इन फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन बिसाइड्स द AlCl3 अदर रिएक्टेंट्स आर। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन है, ये एक आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कौन दिखाते हैं, वो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है, कौन दिखाते हैं, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, एक अगर आपके पास AlCl3 है तो पक्का बेंजीन तो रहा ही होगा। अब रिएक्शन के बारे में बता दूं तो सारी पहेलियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन होता है, और बेंजीन के सामने यदि मैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेके आ जाता हूँ और एल्किल हैलाइड के सामने मैं AlCl3 लेके आ जाता हूँ हैलोजन कैरियर, तो यहाँ से फाइनली आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और वह कार्बोकैटायन कुछ ऐसे लगा देते हो। तो इसमें जो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो जो कार्बोकैटायन है वो वहां पर रीअरेंजमेंट दिखा सकता है। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जनरली आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वो कार्बोकैटायन बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ C6H6 प्लस NH2, तो NH2 कुछ नहीं होता यार, ये तो ऑप्शन ही गलत है, थोड़ा सा NH3 कर लो यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अमोनिया तो यहाँ पर है ही नहीं एक तरीके से।
दूसरा C6H6CH3Cl, बिल्कुल सही बात है, CH3Cl का मतलब ही एक तरीके से एल्किल हैलाइड RCl से मैच कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका मतलब तो होता है आपके पास, यूं कह सकते हो, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। दो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन होती हैं, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और एक होता है आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो दिस इज एसाइलेशन, तो ये नहीं है आंसर, नन वाला तो ऑप्शन ही नहीं आएगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन आ गया है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये ऑलमोस्ट कौन कौन सी होती है, इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक तो आपके पास जो सबसे पहली होती है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, जहाँ पर आपके पास कौन होता है, NO2 प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो सभी इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होने चाहिए। दूसरी जो आपके पास होती है वो होती है हैलोजनेशन, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, आप लोग बताओगे क्या, X प्लस, हेलोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। आपने जनरली हैलोजन पर X माइनस देखा होगा, लेकिन X प्लस भी रहा होता है। उसके बाद तीसरी जो होती है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आपके पास क्या होती है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद रखने वाली बात है SO3, और ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। और फोर्थ रिएक्शन होती है आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, जो आपसे सवाल पूछा गया है जिसके ऊपर। तो ये सभी रिएक्शन होती है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। ये है आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, यहाँ पर आपके पास CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, आप यूं कह सकते हो कार्बोकटाइन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। और लास्ट जो होती है वो होती है आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, और यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है वो RC+O प्लस होता है। एक तो बात ये हो गई, सवाल तो हमारा खत्म हो गया, हमने एक्स्ट्रा बात ये भी सीख ली कि आखिरकार कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। अब एक बात और है कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन के मॉडिफाइड फॉर्म भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर एल्किल हैलाइड और AlCl3 ही दे, अगर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, अल्कोहल और लुइस एसिड है तब भी हो जाएगा रिएक्शन, एल्कीन और आपके पास एसिड का सोर्स है तब भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर ये ध्यान में रखना है कहां कहां से कैसे हम कार्बोकटाइन बना सकते हैं। जहां जहां से जैसे कार्बोकटाइन बन जाएंगे समझ जाना वो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन शो कर रहा होगा। ज्यादा अच्छे से कहो, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन शो कर रहा होगा। उम्मीद है आपको इतनी जानकारी इस सवाल में बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये है, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स बाय। कितने प्यारे प्यारे सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट सवाल है, रटा रटा सा वाला। आपको अमाइड्स अमीन्स में कन्वर्टेड करना है तो किसके द्वारा कन्वर्ट हो सकता है, डिफरेंट ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को इंडिविजुअली बात कर लोगे तो और अच्छी बात है और थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन में क्या होती है, आपके पास यहाँ पर अमाइड होता है और यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं Br2 और यहाँ पर करवाते हैं KOH के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है। और फाइनली आपके पास यहाँ पर अमीन का ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है, बस। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इसका क्या है, रिएक्टेंट है, ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है। तो सही तरीके से अगर समझा जाए तो अमाइड और अमीन यही कन्वर्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन और भी कुछ रिएक्शन समझते हैं, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा करके ले लेते हैं। आंसर तो हमारा हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो गया, ये तो बात पक्की है। लेकिन डिफरेंट जो रिएक्शंस लिखी हैं इनका क्या मतलब होता है, तो देखो बात को समझना इस तरीके से। आपको यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ आपके पास होता है एस्टर। जब एस्टर की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करवाते हैं, CH3 CH2ONA, ये आपके पास बेस है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिलने वाली है, ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा C+O और यहाँ पर आ जाएगा CH3। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर एक एस्टर का कंडेंसेशन हुआ। एक्चुअली कहानी क्या होती है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दो। तो जिसमें से ये जो बेस होता है एक का तो एसिडिक H भगा लेता है, माइनस आ जाता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसके इस वाले सेंटर पर अटैक करता है। जरा ध्यान से देखना, जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होता है उसके ये नेगेटिव क्या करता है, इस वाले सेंटर पर अटैक करता है।
कहानी खत्म। जैसे ही अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो ऐसा देखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये वाला पार्ट। बाकी और डिटेल बात आप क्लेजन कंडेंसेशन को पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है। ये वाली जानकारी हो गई। अब बात करते हैं पर्किन रिएक्शन। तो ये बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है। इसमें देखो क्या होता है, आपके पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड होता है इस तरीके से, है ना, या फिर और यहाँ पर आपके पास एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, और यहाँ पर आपके पास आपने ले लिया CH3COONA इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट उसी ही एसिड का लेंगे जो आप एलिफेटिक एसिड ले रहे हो। और फाइनली प्रोडक्ट आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखो इसका मैकेनिज्म वगैरह सबका ऑलमोस्ट एक ही होता है। ये एक इनोलेट बेस्ड केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर रिएजेंट्स की बात करता हूँ, सबकी बात करता हूँ, तो ये तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पर्किन रिएक्शन। तो चेक कर लो, आपको अमाइड से अमीन कहा था तो एक ही रिएक्शन में समझ में आ रहा है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होते हैं एल्किल हैलाइड के। जब इसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर आपको फाइनली दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से। बस इसी बारे में हमें सारी चीज़ें यहाँ पर समझनी थी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से शेयर भी कर रहे होंगे और उम्मीद है आप जितने भी मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं ऐप पर, आपको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब मैं थोड़ा सा, जो अभी एस्पायरेंट हमारे ऐप को ज्वाइन नहीं कर रखा है, उनके लिए छोटी सी जानकारी है। हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐप पर, जिसमें KVS, NVS, DSSS, AWES या फिर जो RPSC, जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं TGT PGT लेवल पर जिसमें केमिस्ट्री आती है, उनको मैं सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाने जा रहा हूं, जो PYQ क्वेश्चंस है। देखो, आपको इस पेपर के लिए सबसे ज्यादा करने हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा नहीं सीखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके अंदर कमियां रहेंगी चीजों में। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे कॉन्सेप्ट सीखते हुए, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, यहीं पर खत्म करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।